नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। शुरुआत एक अच्छी खबर से। पीके साहू जो हमारे बीएसएफ के जवान थे, जो पाकिस्तान के हाथ पड़ गए थे और तकरीबन 20 दिन से पाकिस्तान के कब्जे में थे, वो वापस लौट आए हैं। एनडीटीवी ने अपडेट किया है कि वो हिंदुस्तान वापस लौट आए हैं। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और परिवार बहुत परेशान था। अब जब साहू जी वापस लौट आए हैं तो ये एक बेहद अच्छी खबर है। लेकिन साहू जी की खबर जितनी अच्छी है, शाह जी की खबर उतनी ही खराब है। नहीं, मैं अमित शाह की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं विजय शाह की, जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। विजय शाह 8 बार के विधायक हैं और मंत्री हैं, इसलिए कोई हल्के फुल्के आदमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेहद मजबूत आदमी है, बेहद प्रभावशाली आदमी है। कल कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, जिसके लिए माफी मांग ली है, हंसते हंसते माफी मांगी है। माफी को लेकर कितने सीरियस थे ये आप समझ सकते हैं कि हंसते हंसते माफी मांगी है। उसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमारे बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। ये सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं है, ये भारत के करोड़ों मुसलमानों का भी अपमान है। उन करोड़ों मुसलमानों का अपमान है जो हमेशा इस पूरे संघर्ष में, ये जो पूरा विवाद चला है, इसमें भारत सरकार के साथ अपना सारा अपमान, अपनी सारी परेशानियां भूलकर खड़े रहे। ये असदुद्दीन ओवैसी का अपमान है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीधा स्टैंड लिया, हैदराबाद में नारा लगवाया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। और कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके परिवार का, जिस परिवार के ज्यादातर लोग इंडियन आर्मी में हैं, उनका अपमान तो है ही। यह आदमी क्या कह रहा है? यह आदमी पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके लिए सीधे सीधे मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहा है और इसीलिए कर्नल सोफिया को उनकी बहन कह रहा है। अरे कर्नल सोफिया तो हमारी बहन है, हर हिंदुस्तानी की बहन है। जिस कर्नल सोफिया ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंटेशन किया, जिनको चुना गया भारत का पक्ष रखने के लिए और पूरी शान से उन्होंने भारत का पक्ष रखा, लेकिन विजय शाह जैसे लोगों को यह दिक्कत तलब गुजरता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी एक है तथाकथित पत्रकार, जिनकी कन्हैया ने जबरदस्त एक बार बेइज्जती की थी। उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उनको भी बुरा लगा था कि कर्नल सोफिया को और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को क्यों बैठाया गया था वहां पर रिप्रेजेंटेशन के लिए। त्रिपाठी जी को बुरा लगना ही था, क्योंकि एक मुस्लिम महिला बैठी हुई थी और साथ में एक दलित महिला बैठी हुई थी। शायद कोई उनकी जाति का होता तो उनको ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके लिए देश से बढ़कर इनकी जाति और इनका धर्म है। इनको देशद्रोही कहने में 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जरा सी भी नैतिकता होती, देशभक्ति होती, तो माफी का फर्जी नाटक कराने की जगह इस आदमी को निकाल देना चाहिए था, कम से कम मंत्रिमंडल से, वैसे तो पार्टी से ही निकाल देना चाहिए था। और ये इसने पहली बार नहीं किया है, इसके पहले भी इसके घटिया बयान आते रहे हैं और विपक्ष के लिए ही नहीं, अपने लिए भी। 2013 की बात है, झाबुआ में एक प्रोग्राम में इस आदमी ने, उस समय जो मुख्यमंत्री थे और अब कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी के बारे में घटिया बयान किया था। इसने कहा था कि पति के साथ तो रोज जाती ही हैं, कभी देवर के साथ भी चलिए। इस तरह की बात इसने की थी। आप समझ सकते हैं यह आदमी कितना घटिया है। लेकिन इस तरह के लोगों के खिलाफ बीजेपी कार्रवाई नहीं कर पाती है। विद्या बालन ने, जब विद्या बालन मध्य प्रदेश में शूटिंग कर रही थी तो यह मिलने गया, रात में मिलने के लिए कहा, विद्या बालन ने मना कर दिया, तो इसने नवंबर 2023 में बालाघाट में शूटिंग रुकवा दी थी। आप सोचिएगा कि इसका चरित्र क्या है, क्या चरित्र है इन आईटी सेल के ट्रॉल्स का, जो कभी हिमांशी नरवाल के खिलाफ बोलते हैं, कभी किसी के खिलाफ बोलते हैं, कभी विक्रम मिश्री और उनकी बेटी के खिलाफ बोलते हैं। ये नीच लोग एक ही पार्टी में, एक ही आईटी सेल में क्यों पाए जाते हैं, इस पर एक बार सोचिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा गोदी मीडिया खामोश पड़ा हुआ है। अगर यही बयान किसी कांग्रेस के आदमी ने दिया होता, सपा के आदमी ने दिया होता, आरजेडी ने दिया होता, विपक्ष की किसी पार्टी ने या फिर सरकार विरोधी किसी व्यक्ति ने दिया होता, तो पूरा गोदी मीडिया उसके पीछे पड़ गया होता, देशद्रोह के 2-4 केस हो गए होते और कल रात को हर चैनल पर एक ही विषय पर बहस हो रही होती, भड़काऊ थंबनेल बनाकर तमाशा चल रहा होता। लेकिन पूरे गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारी सेना की सिपाही कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में कही गई इस घटिया बात पर कोई बहस करा ले।
किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता को बुलाकर पूछे कि तुम्हारे एक राज्य का मंत्री ऐसी घटिया बात कैसे कर सकता है। हिम्मत ही नहीं पड़ी, जबकि इन एंकर्स में महिलाएं भरी पड़ी हैं। इस तरह के अपमान पर उनको भी बुरा लगना चाहिए था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि एक बार भी इस पर कोई छोटी सी आधे घंटे की बहस करा सके, किसी बीजेपी के प्रवक्ता से यह सवाल पूछ सके कि तुम्हारा मंत्री इस तरह की घटिया बात कर रहा है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? आप जानते हैं, जिनके पैसों पर पलते हैं, जिनकी कृपा पर पलते हैं, आखिर उनसे सवाल कैसे पूछेंगे? सवाल तो इनको राहुल गांधी से पूछना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जैसे लगातार बेइज्जत कर रहा है और लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं। कभी कह रहा है कि हमने धमकी दी व्यापार रोकने की, तब सीज फायर हुआ। तो देश क्यों नहीं सवाल पूछेगा भाई कि क्या किसी खास आदमी का व्यापार चलते रहने देने के लिए या किसी खास आदमी का अमेरिका में केस बंद करवाने के लिए देश के हितों के साथ समझौता किया गया? यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? क्यों नहीं यह सवाल पूछा जाए कि अगर सीज फायर हुआ है तो उसकी शर्तें क्या हैं? क्यों ना यह सवाल पूछा जाए कि क्या अब अमेरिका कश्मीर के मामले में भी हस्तक्षेप करेगा? हालांकि कल विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया है उसमें इसका खंडन किया है कि अमेरिका किसी तरह का हस्तक्षेप करेगा या अमेरिका को कश्मीर मामले में किसी तरह से इन्वॉल्व किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ट्रंप लगातार बोल रहा है, सवाल तो पूछा जाएगा। क्यों ना सवाल पूछा जाए? कल को ये कहेंगे विजय शाह से भी सवाल ना पूछो, ये मत पूछो कि माफी मांगते समय भी वो क्यों हंस रहा था। किसी से सवाल मत पूछो ये लोग कुछ भी कर दें, ये भगवान बन के आए हैं, इनसे सवाल मत पूछो ये 1971 को रो रहे हैं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पे कब्जा, पीओके पर कब्जा क्यों नहीं कर लिया, उसको रो रहे हैं ये। जरा सा भी इंटरनेशनल तमीज होती, इंटरनेशनल रिलेशंस की और उस समय के वक्त की, तो अमेरिका और सारी दुनिया को किनारे करके जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान से मुकाबला किया था और उसको 2 हिस्सों में बांट दिया था, इसकी तारीफ कर पाते। ये चाहते हैं कि इंदिरा गांधी उसी समय पीओके पर कब्जा शुरू कर देती ताकि रशिया भी हमारे खिलाफ हो जाता। बाकी इंटरनेशनल जनमत तो हमारे खिलाफ था ही। ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कोई समझ है, ना डिप्लोमेसी की कोई समझ है। अपनी डिप्लोमेसी का यह हाल है कि दुनिया में एक मुल्क आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। खबर आ रही है कि जो साइबर अटैक हुआ था वो कई मुल्कों से हुआ था, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है और भी कई सारे, टर्की शामिल है। ये सारे मुल्क शामिल हैं। एक बंदा आपके साथ खड़ा नहीं है, एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ यह कहने के लिए कि हम आपके साथ हैं। शाहबाज शरीफ ने ट्वीट लिखा तो अर्दोगान तुरंत आया यह कहने के लिए कि हमारी पाकिस्तान से दोस्ती जिंदाबाद। मोदी जी के ट्वीट पर कितने विदेशी प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने कोट रिट्वीट किया है, जरा मुझे बता दीजिए। हर देश में जाने, जबरदस्ती गले मिलने और माई फ्रेंड करने से दुनिया फ्रेंड नहीं बन जाती है। अगर दुनिया में आपके फ्रेंड होते तो खड़े हुए होते आपके साथ। यूएनएससी में जो प्रपोजल पास हुआ है, कहां है उसमें पाकिस्तान का नाम? कहां लिखा हुआ है उसमें कि पाकिस्तान भारत के आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है? आप इतना भी नहीं करवा पाए, इतना भी नहीं डलवा पाए। यह तो आपकी डिप्लोमेसी है। आपकी डिप्लोमेसी ऐसी है कि कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा है। आपकी डिप्लोमेसी ऐसी है कि प्रधानमंत्री जिस गौरव आर्या को फॉलो करते हैं, जो खुद को मेजर कहता है, वो उस ईरान के विदेश मंत्री को गाली देता है जो कम से कम पाकिस्तान के साथ तो नहीं खड़ा हुआ था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के साथ खड़ा हुआ था। जानते हो ईरान अगर खिलाफ हो जाता तो क्या होता? भारत में जो पेट्रोल की सप्लाई है ना, उसकी ऐसी तैसी हो जाती। अरे टर्की का कर दो बहिष्कार, कौन रोक रहा है तुमको? टर्की से सामान मंगवाना सरकार बंद कर दे। 10-5 किलो 100 किलो सेब मार्केट से हटा के टर्की का बहिष्कार नहीं होता है। इतना गरीब मुल्क नहीं है टर्की, नाटो का मेंबर है। अगर बहिष्कार करना है तो बाकायदा विदेश मंत्रालय का बयान आ जाए या भारतीय जनता पार्टी कम से कम एक अभियान चला दे टर्की के पूरी तरह से बहिष्कार का। या सबसे अच्छा हो कि वहां से माल आना ही बंद हो जाए। भारत सरकार टर्की से सारे इंपोर्ट बंद कर दे, ना माल रहेगा बाजार में, ना कोई खरीदेगा। सोशल मीडिया पे शोर मचाने से हो जाएगा। टर्की के लिए वीजा दिलवाना बंद कर दो, टर्की के लिए वीजा एप्लीकेशन बैन कर दो। ना कोई टर्की के लिए वीजा अप्लाई कर पाएगा, ना कोई टर्की घूमने जाएगा। मैं भी नहीं जाऊंगा, लेकिन यह मेरा पर्सनल डिसीजन है। लेकिन मेरे ना जाने या आपके ना जाने या 200-400 लोगों के ना जाने से किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेहत पे फर्क तब पड़ेगा जब भारत सरकार करेगी। और केवल टर्की क्यों, टर्की से ज्यादा तो चाइना खड़ा रहा है। चाइना ने मिसाइलें दी हैं, चाइना ने सारे हथियार दिए हैं, चाइना ने जहाज दिए हैं,
चाइना का बहिष्कार क्यों नहीं करती है सरकार? चाइना के सामने तो जयशंकर साहब कह देते हैं कि बड़ी इकॉनमी है, हम उसका मुकाबला कैसा करेंगे? किसी भी दुकान पे पहुंच जाइए, 70% माल जो होगा वो चाइना का पड़ा होगा। क्यों नहीं चाइनीज माल पे रोक लगाते हैं? क्या वो माल हिंदुस्तान में नहीं बन सकता? करिए चाइना का बहिष्कार। चाइना का जब बहिष्कार करना होता है, आपको क्या याद आता है? चाइनीज झालर कर देंगे बहिष्कार। यार, अरबों का सामान चाइना से आ रहा है, तुम 100 रुपए की चाइनीज झालर का बहिष्कार करके चाइना का कुछ बिगाड़ लोगे? और जिस समय यह लड़ाई चल रही थी, 7 तारीख से यह लड़ाई शुरू हुई है, 8 तारीख को अदानी चाइना की एक कंपनी के साथ समझौता करता है। अदानी मतलब मोदी का खासम खास। तो जो मोदी के खासम खास हैं, वो तो चलती लड़ाई जिसमें चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसके बीच में चाइना के साथ समझौता कर लेते हैं। चाइना से एक ऐप है, चाइना का जो दुनिया भर में जो लाउंज होते हैं, एयरपोर्ट पे जो लग्जरी लाउंज होते हैं, उसमें रुकने का एक्सेस देता है, उसके साथ समझौता कर लेते हैं। यानी वो ऐप अगर आपके पास होगा तो अडानी के पास जो एयरपोर्ट है वहां भी आप लाउंज में रुक पाएंगे। वो तो समझौता कर लेते हैं चाइना के साथ। और यहां आप टर्की का सेब जो है वो मार्केट से बाहर करके बहुत बड़े देशभक्त बन रहे हैं। आप देशभक्त हैं, आपकी भावना पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भावना बिल्कुल सही है। लेकिन यह सवाल अगर आप नहीं पूछ पा रहे हैं कि आखिर भारत सरकार टर्की से सेब आने क्यों दे रही है, तो इस बहिष्कार का कोई मतलब नहीं है। जो सामान मार्केट में आएगा वो कहीं ना कहीं तो बिकेगा। आदमी को इतना नहीं पता होता है बाजार में कि कौन सा सेब टर्की से आया, कौन सा अमेरिका से आया और कौन सा चाइना से आया, उसको नहीं पता है। वो जाता है मार्केट में, जो सस्ता लगता है, अच्छा लगता है, खरीद लेता है। मार्केट में आना बंद हो जाए, वो खरीदना बंद कर देगा। सवाल यह है कि इस देश को सारी दुनिया में अकेला किसने किया है? सबसे ज्यादा ट्रॉल्स ने और गोदी मीडिया ने, जो ये दिन रात मुसलमानों को गालियां देते हैं। ये अब हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तय करते हैं। मालदीव के साथ नाटक की हद कर दी थी। बायकाट मालदीव चल रहा था। एक वेबसाइट जो है, ट्रेवल वेबसाइट, वो मालदीव के लिए टिकट ही बुक नहीं कर रही थी। याद है ना आपको कितना तमाशा हुआ था? और उसके बाद नतीजा क्या है? आज मालदीव को भारत पैसा दे रहा है, यानी भारत सरकार मालदीव के साथ रिश्ते नॉर्मल कर रही है। कभी किसी को पकड़ के गालियां देना शुरू कर देंगे। गौरव आर्या का मैंने बताया ही कि ईरान के बारे में कितनी घटिया बातें बोली, ईरान के विदेश मंत्री को गाली दी। उसका नुकसान किसको हुआ? भारत को हुआ। उसका प्रचार किया गया दुनिया भर में, ईरान भर में वो वीडियो चलाया गया और बताया गया, देखो हिंदुस्तानी कैसे ईरान के विदेश मंत्री के बारे में ऐसी घटिया बात कर रहे हैं। वही विदेश मंत्री जो अभी जब हिंदुस्तान आए थे तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनको हिज एक्सीलेंसी कह के पुकार रहे थे, और बुलाया ही जाता है, ये उनका सम्मान है ही। भारत के विदेश मंत्री जाएंगे तो उनको भी हिज एक्सीलेंसी कह के ही बुलाया जाएगा। लेकिन ये लोग यहां पर बैठ के गालियां दे रहे थे। दिन रात जो मुसलमानों की गालियां होती हैं, दिन रात जो लिंचिंग होती है, क्या आपको क्या लगता है दुनिया में इसका असर नहीं जाता? टीवी चैनल पे बैठकर हिंदुस्तानी मुद्दों पर आप कुछ भी बोल देते हैं, आपको लगता है बस यहीं रह जाएगा। सिर्फ अपना व्यू देखना है, अपनी टीआरपी देखनी है और देखना है कि सत्ता को कितने अच्छे से आपने आयल किया है, कितना तेल लगाया है, कितना क्रीम लगाया है, सत्ता की कितनी दलाली की है, और इसी पर अपनी पीठ थपथपा लेनी है। लेकिन ये बातें यहीं नहीं रह जाती हैं, ये सारी दुनिया में जाती हैं। आपने चला दिया हिंदुस्तान के अंदर लाहौर तबाह, ये तबाह, वो तबाह। आज पाकिस्तान से मीम बन रहे हैं उस पर, और आपका मजाक उड़ रहा है। और आपका नहीं, देश का मजाक उड़ रहा है। आप लोगों ने जो अपने आप को अल्ट्रा देशभक्त मानते हो या फिर मोदी सरकार का सबसे बड़ा भक्त मानते हो, आप लोगों की वजह से ही दुनिया में भारत अकेला पड़ता जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा यात्राएं करते हैं, लगातार यात्रा पे रहते हैं, लगातार यात्रा पे रहते हैं। जब ये सब हो रहा था तो भी सऊदी अरबिया में थे, जब पहलगाम हुआ था तो सऊदी अरबिया में थे, और अभी कुछ दिन और रहते, लेकिन घटना हो गई तो उनको वापस आना पड़ा। लगातार उनकी तस्वीरें आती हैं गले मिलते हुए, लेकिन साथ कोई खड़ा नहीं होता। अरे इंटरनेट जब से आ गया और जब से सोशल मीडिया आ गया, दुनिया ने जान लिया कि जिस हिंदुस्तान को वो शांति का देश मानते थे, जिस हिंदुस्तान को नैतिकता और मोरालिटी का देश मानते थे, वहां पर ऐसे ट्रॉल्स भरे हुए हैं, ऐसे लोग भरे हुए हैं जो दिन रात गालियां देते हैं, जो अपने ही विदेश मंत्रालय के सचिव की बेटी को गालियां देते हैं, विदेश मंत्रालय के सचिव को ऐसी गालियां देते हैं कि उनको अपना अकाउंट बंद करना पड़ता है। कश्मीरी पंडित कहते हैं ये, लेकिन मिस्री साहब कश्मीरी पंडित हैं, और उनको और उनके परिवार को जिस तरह से जलील किया गया, और किस बात के लिए? कि उन्होंने बयान दिया। क्या वो तय करते हैं सीज फायर? क्या विवेक मिश्री ने सीज फायर तय किया? अरे भाई, वो तो सचिव हैं विदेश मंत्रालय के, जो भारत सरकार की नीति होगी, जो भारत सरकार का कहना होगा, वहां पर पढ़ देंगे। ठीक वैसे ही जैसे
कर्नल सोफिया कुरैशी या फिर विंग कमांडर व्योमिका पढ़ रही थी? जब वो बोल रहे हैं तो भारत सरकार बोल रही है। सीज फायर पे गालियां देना है, हिम्मत है तो जाके नरेंद्र मोदी जी को गालियां दो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनके इच्छा के बिना सीज फायर तो नहीं हो सकता। लेकिन उनको गालियां देने की हिम्मत नहीं है। गालियां जाकर दोगे तुम विवेक मिश्री को, उसके बाद तुम कर्नल सोफिया को बेइज्जत करोगे, उसके बाद कल को विंग कमांडर व्योमिका पे कुछ बोलना शुरू करोगे, परसों किसी और पर बोलना शुरू करोगे। रोज सुबह तुमको एक टारगेट चाहिए जिसको गालियां दी जा सके, जिसके बारे में घटिया बातें की जा सके, जिसको मौत की धमकी दी जा सके, अगर महिला हुई तो बलात्कार की धमकी दी जा सके। और तुम्हें लगता है कि यह सारा कुछ तुम्हारे मोहल्ले में रह जाता है, यह सारा कुछ सारी दुनिया में जाता है, और सारी दुनिया देख रही है कि कैसे तुम लोगों ने भारत को हत्यारों, गालीबाजों और बलात्कारियों का देश बना के रख दिया है। हम लोग जाकर अगर कहीं विरोध करते हैं, जब ईरान के विदेश मंत्री वाली खबर आई थी तो ईरान के कई सारे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया हैंडल्स ने लिखा था, मैंने वहां जाकर लिखा था कि जो लोग ये करते हैं, चाहे गौरव आर्या हो चाहे बाकी लोग, वो हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हिंदुस्तान का नागरिक ईरान की बहुत इज्जत करता है, हिंदुस्तान की सरकार ईरान की बहुत इज्जत करती है। हम लोग क्या कोशिश कर रहे थे कि जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन ट्रॉल आकर वहां पर हमें गालियां दे रहे हैं। इन मूर्खों को नहीं पता है कि मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम जैसों को तो ट्विटर पर रोज गालियां मिलती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नुकसान कर रहे हैं अपने भारत का। एक आदमी जाकर बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये एक आदमी की गलती है, देश का स्टैंड नहीं है, और तुम जाकर वहां पर यह साबित कर रहे हो कि नहीं नहीं, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जो है वो ईरान को गालियां दे रहा है। कल्पना करके देखो कि कल फिर कुछ हुआ और ईरान सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया, तो तुम्हारी क्या गत होगी? ईरानी चाय का बहिष्कार करके काम चला लोगे? नौटंकी करने से देश नहीं चलता। डिप्लोमेसी जो होती है वो इतने चीप लेवल पर आकर नहीं होती है, और विदेश यात्राएं सिर्फ प्रचार करने के लिए और तालियां बजवाने के लिए नहीं होती हैं। एक बात याद दिला दूं, मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था, और उस समय के जो हमारे सेना के चीफ थे उन्होंने भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हो रही है। पहले भी भारत ने कई बार सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकाने उड़ाए हैं, लेकिन तब उनका प्रचार वोट पाने के लिए और पागलपन फैलाने के लिए नहीं किया जाता था, उनको गोपनीय रखा जाता था। आज हालत यह है कि चाहे विदेश यात्रा हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज का इस्तेमाल सिर्फ लोगों को पागल बनाकर वोट पाने के लिए किया जाता है। और जब देश की सत्ता सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए काम करती है, तो देश का इसी तरह से लगातार अपमान करती रहती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।